जो ज़बान आपने हमें पढ़ाया नहीं, उस ज़बान पर अब हमें एग्ज़ाम लीजिएगा, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? लड़ाई असल में एस्पिरेंट्स की होनी चाहिए थी, जो लोग WBCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आने वाले समय में तैयारी करेंगे, ऐसे लोग दिख नहीं रहे इस तहरीक में। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि उन्हें सड़कों पर उतार कर लाया जाए, क्योंकि उसके दूसरे मसाइल भी हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई केस दायर हो गया उन बच्चों पर, तो उनकी जो मुलाजमत है, मुलाजमत हासिल करने में बड़ी दुश्वारी होगी, भले वो कामयाब कर लें। तब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एस्पिरेंट्स है या जो तैयारी करेंगे वो इस डर से घर पर बैठ जाए और कुछ चंद लोग, गिने चुने लोग ही इस तहरीक को आगे बढ़ाए और वो स्टेज प्रोग्राम करें या फिर प्रोटेस्ट करें। तो आज आप ये कह रहे हैं कि लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। सर, मैंने ये तस्वीरें बता रही हैं सोशल मीडिया बिल्कुल। पर ही, जिस तरह से सिर्फ कमेंट देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, बस पोस्ट करके लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो गई। क्या ऐसे इस तहरीक को आप जीत पाएंगे? कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अदबी निशस्त करवाती हैं, हर महीने शायरी वाली निशस्त होती है, शेर व शायरी पढ़ी जाती है, जहाँ बुलाने से दूर दूर से लोग, शायर जो है 20-30 लोगों की तादाद में लोग पहुंच भी जाते हैं। और अगर शायरी की बात करें तो कलकत्ते से तकरीबन 2-4 हज़ार तो शायर निकल ही जाएंगे। तो हाँ। वो लोग कहाँ हैं? क्या सिर्फ ठेका नौशाद मोमिन जी ने ही ले रखा है या फिर मुबारक अली मुबारकी जी ने ही ले रखा है? शायर अदीब उर्दू में शायरी करते हैं, उर्दू से मोहब्बत का दावा करते हैं, उर्दू की लेकिन रोटी भी खाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब सबूत देने का मौका मैसर होता है तो वो उसका सबूत नहीं देते। और इस गवर्नमेंट ने 2011 के बाद आप देख लीजिए, सिर्फ स्कूल में टीचर्स की भर्ती नहीं हुई, किसी शोबे में माकूल इंतज़ाम से एग्ज़ाम नहीं लिया गया। जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी एजेंडे पर यहाँ की सरकार काम कर रही है। तहरीक 1 से शुरू होती है, वो 10 में बदलती है, 10 से 100 में होता है, 100 से 1000 और लाखों में होता है। WBCS एग्जाम से उर्दू गई, हिंदी गई और संथाली को भी हटा दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम से अचानक 3 बड़े भाषाओं को निकाल दिया जाए, तो इसे एक लैंग्वेज अपडेट समझे या फिर इसे कल्चरल एलिमिनेशन का एक सर्जिकल स्ट्राइक समझे? सवाल काफी है, जवाब मिलने बाकी हैं। इस विषय में हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर कवि और उर्दू से मोहब्बत करने वाले नौशाद मोमिन जी, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। जो मसला चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसे में बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक वार जोन छेड़ दिया गया है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले मैं आपके YouTube चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम मौजू को अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। और उर्दू, संथाली और हिंदी के हवाले से जो भी मसाइल खड़े हुए हैं, उस पर न जाने इतनी गुफ्तगू हो रही है कि कभी कभी सर शर्म से झुक जाता है। हालांकि हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है, और हकीकत का वास्ता उसी वक्त होता है जब कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ हो। अभी आपको जानकर हैरत होगी कि प्रेस ब्रीफ हुआ है 2 रोज पहले, नबन्नों से हुआ है या कहां से हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नबन्नों से हुआ है, लेकिन उसमें कहीं कोई दस्तखत नहीं, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, और ना ही प्रीवियस नोटिफिकेशन जो का हवाला दिया गया है उसका भी नंबर नहीं दिया गया है। तो बहरहाल मैं मान लेता हूं, चूंकि अखबारात में ये शाये हुई है खबर, तो मैं मान लेता हूं कि नबन्नों से हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मसला उस वक्त तक नहीं होगा, या हम उर्दू वाले, हिंदी वाले, संथाली वाले उस पर यकीन नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि गवर्नमेंट का बाकायदा नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पे ना आ जाए। सर, एक सवाल यहाँ पर है, जिस तरह से आप कन्वेंशन भी हुआ अभी ज़करिया स्ट्रीट में आप लोगों के द्वारा, जिस तरह से लोगों को जुड़ना चाहिए उस तरह से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। और लड़ाई असल में एस्पिरेंट्स की होनी चाहिए थी, जो लोग WBCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आने वाले समय में तैयारी करेंगे, ऐसे लोग दिख नहीं रहे इस तहरीक में। कहाँ तक इस चीज़ को देखते हैं? अच्छा सवाल है, लेकिन मामले को आप समझने की कोशिश कीजिए। एस्पिरेंट कहाँ जहाँ तक मामला है, एस्पिरेंट कौन होगा? हमारा जो एजुकेशन का जो रेशियो है, अगर आप माध्यमिक में देखें, हायर सेकेंडरी में देखें,
ये ग्रेजुएशन में देखें या मास्टर्स में देखें तो आपको हर स्टेज पर डाउनफॉल है, लोग कम जा रहे हैं। एजुकेशन का जो मामला है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं बनिस्बत लड़कों के, और ऐसे में जो बच्चे अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें कुछ हासिल करना है, चाहे वो WBCS हो या UPSC हो या कोई भी फील्ड या कोई भी शोबा हो, तो जाहिर है ऐसे में उनकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादातर उनका एजुकेशन पर होना चाहिए। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि उन्हें सड़कों पर उतार कर लाया जाए, क्योंकि उसके दूसरे मसाइल भी हैं। अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत की तरफ से या पुलिस पर कोई उसका केस हो जाता है, अगर कोई केस दायर हो गया उन बच्चों पर, तो उनकी जो मुलाजमत है, मुलाजमत हासिल करने में बड़ी दुश्वारी होगी, तो भले वो कामयाब कर लें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एस्पिरेंट्स है या जो तैयारी करेंगे वो इस डर से घर पर बैठ जाए और कुछ चंद लोग, गिने चुने लोग ही इस तहरीक को आगे बढ़ाएं और वो स्टेज प्रोग्राम करें या फिर प्रोटेस्ट करें। देखिए, ऐसा है कि घर पर बैठने की बात नहीं है, बात है कि जब सड़क पे कोई तहरीक होती है, आपको पता नहीं आपकी उम्र क्या है, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन इसी सरजमीन पर उर्दू के हवाले से जो तहरीक एहसन मिफ्ताही ने शुरू की थी कन्वेंशन करके टीटागढ़ कॉन्फ्रेंस में, जो मुतालबा किया था, सबसे पहला मुतालबा उनका था कि मगरबी बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए। उसके बाद एक तहरीक चली थी, आपको ने सुना होगा लेकिन देखा शायद नहीं होगा, प्रोफेसर हैदर हसन काज़मी की, तकरीबन 30 साल पहले 30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मैं उस कॉलेज से पढ़ा हूँ जिसमें वो पढ़ाते थे, बंगाबाशी कॉलेज के वो उस्ताद थे। उस वक्त जो तहरीक चली थी, आप यकीन करें कि पूरे कलकत्ता में उसमें तहरीक में मैं भी शामिल था, और जिस गली से मैं निकल रहा था हर तरफ से लोग निकल रहे थे। लेकिन वो तहरीक भी मीटिंग के बाद, गुफ्तगू के बाद हुकूमत की तरफ से 5 अजला में जो उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का वादा किया गया, बल्कि किया भी गया 5 अजला में, उसके बाद फिर वो तहरीक थम सी गई। उस वक्त जो सबसे अहम जो मसला था, आपको शायद याद नहीं, उस वक्त ये कहा गया था कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सरकारी इम्तहान, उसमें उर्दू का पर्चा भी, मतलब उर्दू का भी, वो इंग्लिश के साथ उर्दू भी रहेगा, शामिल करना होगा। सर ये तो 30 साल पहले की बात हुई। अभी जो करंट सिचुएशन है WBCS पर, देखिए, असल में मामला मैं ये इसलिए कहना चाह रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका इल्म हम लोगों को नहीं होता। आज आप ये कह रहे हैं कि लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। सर मैंने ये तस्वीरें बता रही हैं सोशल मीडिया बिल्कुल। पर ही, जिस तरह से सिर्फ कमेंट देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, बस पोस्ट करके लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो गई। क्या ऐसे इस तहरीक को आप जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, तहरीक के लिए अवाम का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भीड़, जमहूरियत में भीड़ की ही काउंटिंग होती है, जी इससे तो कोई ये नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आज की तारीख में जो लाइफ, जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा हो गया है, या दूसरे लोगों की जो तरजीहात हो गई हैं, उन तरजीहात में मादरी ज़बान उतनी अहमियत का हामिल नहीं रही, जिसकी वजह से आज जो हमारी जो तहरीक है हमने शुरू की, आपको इल्म होगा कि यह तहरीक तो 2023 से चल रही थी, बिल्कुल, और इनफरादी सतह पर लोग कर रहे थे, काम कर रहे थे, कई लोग थे, हमारे मुबारकी साहब थे, और भी कहीं से कुछ लोग थे, लेकिन वो लोग अपने ज़ाती तौर पर ही काम कर रहे थे, और उस तहरीक को एक साजिश के तहत दबाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा, अप्रैल 2023 का एक अखबार मशरिक है, उसमें हेडलाइन बना दिया कि भाई हमारे मसाइल हल हो गए, और उर्दू जो है यहाँ पर बरकरार रखा गया। सर लास्ट एग्जाम 2023 के दिसंबर में हुआ था, उसका जो फाइनल एग्जाम था वो 2024 के अगस्त में हुआ था। उसके बाद एग्जाम नहीं हुए, लगभग 2 साल का एक गैप हुआ है, और इस बीच कई सारे घोटाले भी सामने आए, चूँकि टीचरों का भी 26,000 टीचरों की भी जो नौकरी है वो अभी कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम घर पे रखी गई है, कभी भी उसकी नौकरी जा सकती है। ऐसे में WBCS में भी लैंग्वेज को लेकर, चूँकि वेस्ट बंगाल एक मल्टीलिंगुअल स्टेट है, हर लैंग्वेज को इज्जत मिलती है, हर लैंग्वेज बोला जाता है। ऐसे में 3 लैंग्वेज के साथ ये जो नाइंसाफ़ी की जा रही है सरकार द्वारा, सरकार कह रही है कि उर्दू को हम सेकंड लैंग्वेज दे रहे हैं, तकरीबन 14 साल पहले सरकार ने कहा था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई हकीकत देखने को नहीं मिली। यही तो अफसोस है, इसी बात का तो अफसोस है। उर्दू वाले इतने मासूम लोग हैं, हम लोग के छोटी छोटी खुशियाँ या छोटे छोटे ऐलान पर हम लोग खुश हो जाते हैं। जिस
का सही से इस्तेमाल भी नहीं होता है। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया 2012 में, ठीक है, लेकिन दर्जा देने के बाद जो उस ज़बान की जो ज़िम्मेदारी है या जो ज़रूरियात हैं जिसके तहत काम करने की ज़रूरत थी, वैसा तो काम किया नहीं गया। किसी शोबे में ना कोई ट्रांसलेटर का तकर्रुर हुआ, जबकि ये दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा जो भी हासिल जिस ज़बान को भी मिलता है, उसकी उस ज़बान के बोलने वाले लोगों को हर सरकारी दफ्तर में एक ट्रांसलेटर के तौर पर तकर्रुर किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। और इस गवर्नमेंट ने 2011 के बाद आप देख लीजिए, सिर्फ स्कूल में टीचर्स की भर्ती नहीं हुई, किसी शोबे में माकूल इंतज़ाम से एग्ज़ाम नहीं लिया गया, जिस पर न जाने कितने सवालात भी उठ रहे हैं। कोर्ट का मामला चल रहा है, कचहरी का मामला चल रहा है। अभी एजुकेशन के हवाले से आपने बताया कि कोर्ट का मामला जो फैसला भी आ गया कि भाई उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो खैर ये तमाम बातें तो हो रही हैं। तो अब ये कहने की बात है कि इसका मतलब ये है कि सरकार की मेंटेलिटी क्या है, सरकार किस तरह काम करना चाहती है, वो किसको प्रोमोट करना चाहती है। अब जहाँ तक बंगाल में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, बंगाल को पूरे हिंदुस्तान में मिनी इंडिया कहा जाता था। एक ज़माना था जहाँ पर आपसी भाईचारा, दोस्ती, मोहब्बत, हम आहंगी इतनी कायम थी कि लोग मिसालें दिया करते थे। लेकिन आप 2011 के बाद धीरे धीरे आप देखते जाएं, जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी एजेंडे पर यहाँ की सरकार काम कर रही है। सर, कहीं ना कहीं जुबान को जो जिस तरह से किसी विशेष धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे उर्दू को हमेशा मुसलमानों की जबान मानी जाती है, इससे क्या लगता नहीं है कि सर कि किसी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज से पहुंचता हो? यही है ना कि जब देखिए अभी आपने एक जुमला कहा था, कल्चरल एलिमिनेशन की बात आपने कही थी, कल्चरल वार की बात चल रही है पूरी दुनिया में। तो कल्चर को किस तरह से डैमेज किया जाए, वो कल्चर चाहे किसी का भी हो। बंगाल में जो हमारे कल्चर जो डैमेज हो रहा है, आप अगर ज़रा सा पीछे घूम कर देखें, बंगाल में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये तमाम पूजे की बड़ी अहमियत थी और बहुत लोग काली पूजा बहुत खुश असलूबी से मनाया करते थे और बहुत इसकी इज्जत थी। लेकिन आज आप देखिए कि इन तमाम पूजों पर गैर बंगाली इलाके में जो पूजे किए जाते हैं, जो पूजा होता है, उसको हावी कर दिया जा रहा है। यानी बंगाल का कल्चर भी अटैक हो रहा है। ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबको महसूस करने की जरूरत है। सर, आप लोगों के कन्वेंशन में सिर्फ उर्दू बोलने वालों की तादाद थी, ज्यादातर हिंदी और संताली वालों को कहीं ना कहीं आप जोड़ने में असफल रहे हैं। तो इसको कैसे देखते, कैसे जोड़े? सिर्फ लड़ाई उर्दू वाले ही लड़े? हिंदी वाले भी बोलने वाले अच्छे अच्छे खासे तादाद में हिंदी वाले भी हैं बंगाल में, संथाली वाले भी हैं। बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि ये बात सरासर दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस स्टेज में हमारे 2 स्पीकर हिंदी भाषा भाषी के थे और कुछ लोग, जाहिर है कि हमारा ताल्लुक़ किससे है, हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं, लेकिन जो हिंदी वाले जो बोलने वाले जो लोग हैं, उनसे आपका ताल्लुक़ नहीं है। जिनको अगर आप जानते होंगे तभी आप बता पाएंगे कि वो हिंदी वाले हैं। तो लोगों की भीड़ में ये अंदाज़ा निकालना बड़ा मुश्किल है कि हिंदी वाले नहीं थे। हिंदी के 2 लोग थे, हिंदी भाषी समाज से वाबस्ता 2 लोग वहाँ बाकायदा उन्होंने तकरीर की। और एक हमारे सुकुमार मुर्मू साहब हैं, प्रोफेसर साहब, जो कि मेदिनीपुर में उनकी पोस्टिंग है। वो चूँकि संथाली का ज़बान का एक इलाका मखसूस इलाका है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं। अब मेदिनीपुर से कोई शख्स अगर आए तो यहाँ आने में उसको दुश्वारी होती है। तो हम लोगों ने उनको भी मदऊ किया था, वो कन्वेनर भी हमारे हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत चूँकि कॉलेज से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा शाम का प्रोग्राम है, मेरे वापसी मसला हो जाएगा, तो हमें आप बख्श दें। लेकिन हमारा मोरल सपोर्ट है, हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ज़बान के लोग भी रहे, हमें इससे मतलब, लेकिन हमें मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। तहरीक 1 से शुरू होती है, वो 10 में बदलती है, 10 से 100 में होता है, 100 से 1000 और लाखों में होता है। लेकिन इसलिए इसके ये फैसला करना कि तहरीक में लोग नहीं थे, अरे पहली तहरीक की इब्तिदा थी ज़मीन में, आज तक इस हवाले से किसी ने तहरीक नहीं की। सवाल मैंने इसलिए किया और ये टिप्पणी मैंने इसलिए की, आप चूंकि आप एक शायर भी हैं, एक पोएट है मशहूर, आप बाहर कतर, दुबई भी आपने दौरा किया है शायरी के सिलसिले में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कलकत्ते में मैं समझता हूँ कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अदबी निशस्त करवाती हैं, हर महीने शायरी वाली निशस्त होती है, शेर व शायरी पढ़ी जाती है, जहाँ बुलाने से दूर दूर से लोग, शायर जो है 20-30 लोगों की तादाद में लोग पहुंच भी जाते हैं।
और अगर शायरी की बात करें तो कलकत्ते से तकरीबन 2-4 हजार तो शायर निकल ही जाएंगे। तो हाँ। वो लोग कहाँ है? क्या सिर्फ ठेका नौशाद मोमिन जी ने ही ले रखा है या फिर मुबारक अली मुबारकी जी ने ही ले रखा है? बिल्कुल सही कहना है आपका, लेकिन मसला सिर्फ ये है ना कि यहाँ का जो मामला जो है, ये शायर अदीब उर्दू में शायरी करते हैं, उर्दू से मोहब्बत का दावा करते हैं, उर्दू की रोटी भी लेकिन खाते हैं। रोटी भी खाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब सबूत देने का मौका मैसर होता है तो वो उसका सबूत नहीं देते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये लोग किसी को नाराज़ करना नहीं चाहते। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम हो और उस काम में अगर कोई शायर अदीब शामिल होता है तो उसको इस बात का डर रहता है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी या अंजुमन तरक्की उर्दू या उसे मुशायरे से उनको बुलाया ना जाए। कम से कम इस उम्मीद पर रहती है, इतनी उम्मीद तो रहती है कि आज नहीं तो कल हम बुलाए जाएंगे। लेकिन अगर मुखालिफत करते हैं तो इसका तो यकीनी तौर पर उनको एतमाद हो जाएगा कि भाई हमें तो नहीं बुलाया जाएगा। तो मुझे तो डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है, इंसान से क्या डरना। सर एक आखिरी सवाल लूंगा कि देश में कोर्ट भी है, कानून व्यवस्था भी है। इस तहरीक से अगर आप लोगों को कोई फायदा नहीं होता अगर, तो क्या आप कोर्ट मूव करेंगे इस तहरीक को लेकर? देखिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इट इज़ नॉट ए लेजिस्लेटिव ऑर्डर, समझिए बात को। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो भी होता है वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो आप चैलेंज करेंगे? लेकिन कोर्ट का मसला ये है कि कोर्ट में जाने के लिए हमें फंड की ज़रूरत होगी। अब एक नौशाद मोमिन या एक मुबारक अली मुबारकी या ABCD कोई भी हमदर्द कितना पैसा खर्च कर सकता है? एक पिटिशन फाइल करने में कम से कम 20,000 का खर्च है। और एक हियरिंग में अगर एक अच्छे वकील को अगर हम मदऊ करते हैं तो बहुत अच्छा वकील, अगर कोई बड़ा वकील होता है तो कम से कम 2 लाख से 3 लाख रुपए लड़ाई वो, भी राज्य सरकार के खिलाफ है। और लड़ाई भी राज्य सरकार के खिलाफ है। और सरकार के पास तो इतने फंड है, इतने पैसे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। उनको लिए तो कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट के बाकायदा पैनल वकील भी होते हैं जिनकी तनख्वाह भी देती है। तो इसको पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि पहले ये अवामी बेदारी आ जाए, लोगों में आ जाए, तो हम लोगों से भीख मांगेंगे कि आप ताउन कीजिए, आपका जो बन पड़े उस ताउन से हम लोग केस लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। सर ये WBCS का जो जिस तरह से इशू हुआ है उर्दू और हिंदी संथाली को लेकर, और 26,000 जो नौकरियां गई है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, असल में बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, बंगाल की पॉलिटिक्स 2 डिवीज़न पे काम कर रही है। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी तो वो माइनॉरिटी अपीसमेंट की पॉलिसी उन्होंने अपनाया था, जी जी। और उसके हिसाब से उनको काफ़ी वोट मिल रहे थे। और गैर माइनॉरिटी जो मेजोरिटियन जो है बंगाल में, उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि ये जो गवर्नमेंट है माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है। तब उन्होंने स्विच ओवर करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब इनको एहसास हुआ कि जब लोकसभा में 18 सीट जब बीजेपी की आ गई, तब इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये तो मामला गड़बड़ है। अब इन्होंने क्या किया कि माइनॉरिटी अपीसमेंट को छोड़ दिया है और मेजोरिटी अपीसमेंट की तरफ ये काम कर रही हैं। और त्रिवेणी का जो मेला लगता है, आप कभी तस्वुर नहीं था बंगाल में। आपने जो गवर्नमेंट का काम नहीं है, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गिरजा बनाना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, मुसाफिर खाना बनाना, पब्लिक के लिए काम करना। पब्लिक का पैसा लेकर टैक्स के पैसे से, तो आप टैक्स के पैसे से आप ऐसा काम कर रही है जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना रही है, आज भारतीय जनता पार्टी कोई मंदिर बना रही है, तो ममता बनर्जी हमारी जगन्नाथ मंदिर बना रही है, जिस पर अभी कंफ्यूजन भी हो गया है, जिस पर बहुत केस भी किया गया है। वहाँ से जगन्नाथ ट्रस्ट जो है उन लोगों ने एक मामला भी किया है। देखिए अब ये कहाँ जाता है। रसगुल्ले की लड़ाई आपको मालूम ही है, रसगुल्ले का पेटेंट उड़ीसा वालों ने डिमांड किया है। कई मामलात हैं। तो अब इस पर बातें बहुत हो सकती हैं, चूंकि ये सियासी पहलू नहीं है, सियासी प्लेटफॉर्म भी नहीं है, एक ज़बान की बात है। और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि वो हमारी जो ज़बान है, हमारा जो हक है, वो हक हमें वापस कर दे। जिस तरह से पहले 2 पेपर ऑप्शनल हुआ करते थे, 1 पेपर लैंग्वेज का हुआ करता था जी, उसी पैटर्न पर हमको रखे। और बाकी जहां चेंजेस करना चाहे, जिस तरह चेंज करना चाहे, हमें कोई एतराज नहीं है। मगर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उसका जैसे पेपर हुआ करता था पहले, उस पेपर को रखे। ऑप्शनल पहले भी था, अभी गुमराही फैलाई जा रही कि उर्दू तो है। अरे उर्दू तो पहले भी था, पोस्टर भी आ रहे हैं। वही तो कह रहा हूं, उर्दू पहले भी था,
उर्दू के 2 पेपर हुआ करते थे, ऑप्शनल पेपर जी 200 नंबर के, जी और एक पेपर हुआ करता था कंपलसरी पेपर, लैंग्वेज पेपर, जिसमें बंगला था, हिंदी था, आपके उर्दू, संथाली, नेपाली नेपाली, 5 ज़बान हुआ करती थी। उसमें से आपने 3 को हटा दिया और पैटर्न को चेंज करने के नाम पर। तो ज़ाहिर है कि भाई हमें किसी ज़बान से कोई दुश्वारी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है। हम चाहते हैं पढ़ना, हमें शौक है पढ़ने की, लेकिन आप पढ़ने का मौका तो दीजिए। जो ज़बान आपने हमें पढ़ाया नहीं, उस ज़बान पर अब हमें एग्ज़ाम लीजिएगा, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। आप पढ़ाइए क्लास 1 से, क्लास 4 से, जब से आप चाहिए आप लागू कीजिए। और एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हुआ था 2019 में, जब नोटिफिकेशन आया था, तो उसको कहा गया था कि 2023 से हम लोग करेंगे, 5 साल का वक्फा दिया गया था। जी तो जी आप अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, ज़रूर लाइए, 5 साल का हमको गैप दीजिए कम अज़ कम, और स्कूल के सतह पर क्लास 5 से या बेस 6 ठीक से है। बेस को आप ठीक कीजिए। उसके बाद आप ज़रूर एग्ज़ाम लीजिए, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नौशाद मोमिन जी से, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात को रखी। WBCS में जो कंट्रोवर्सी देखने को मिली लैंग्वेज को लेकर, खासकर उर्दू, हिंदी और संथाली को लेकर, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।